दोस्तों आज एक ऑनेस्ट रिव्यू करेंगे बी टाइटन बिजनेस कॉन्सेप्ट का, जैसे कि क्या ये वाकई में डिसेंट्रलाइज्ड कॉन्सेप्ट है, क्या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाकई में एग्जैक्ट मैच के साथ वेरीफाइड है। इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। दोस्तों बी टाइटन के बारे में आपके मन में जो डाउट्स हैं वो आज हम क्लियर करेंगे। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार और दोस्तों एक बार फिर से मैं हाजिर हूं एक बी टाइटन के बहुत ही जबरदस्ती वीडियो लेके। दोस्तों यदि इस वीडियो को आप लास्ट तक देख लिया तो आज आपके बहुत से डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे, जैसे कि क्या बी टाइटन वास्तव में डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट है, क्या ये सेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट है, क्या बी टाइटन को हमें करना चाहिए, फ्यूचर में आगे चल के आपको कोई दिक्कत हो सकती है, क्या फ्यूचर में बी टाइटन स्कैम कर सकता है, बी टाइटन प्लान ओवरऑल कितने दिन और चल सकता है, बी टाइटन में कॉपी प्लान जो आ रहे हैं अभी मार्केट में काफी सारे कॉन्सेप्ट, इसका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, क्या उन प्लानों में हमको जाना चाहिए या फिर बी टाइटन में ही काम करना चाहिए, बी टाइटन की क्रिएटर वो कितना पैसा जा रहा है, बी टाइटन वाकई में क्या आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है, क्या इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बोल रहा है क्या वाकई में वेरीफाइड है, क्या ये चैट जीपीटी जो बता रहा है वो बाकी सब कुछ सत्य है, क्या जो मार्केट में बहुत सी बातें बी टाइटन के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को लेके या फिर अदर थिंग जो उसके कॉपी प्लानों में लेके आपको जो बताया जा रहा है कि बी टाइटन में ये कमियां हैं और हमारे प्लानों में ये कमी नहीं है। तो आज आपके सारे डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। यदि आपने इस वीडियो को देख लिया तो उसके बाद आपको बी टाइटन को लेके कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, इतना मैं आपको पक्का से बता सकता हूं। चलिए दोस्तों अपन शुरू कर देते हैं कि बी टाइटन क्या वाकई में डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट होता है। देखिए सर, मैं आपको बता देता हूं कि जितने भी कम्युनिटी है कर पर ध्यान दीजिएगा। आज आपको मार्केट से यदि कोई क्वेश्चन आ रहा है कि बी टाइटन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सेंड कीजिए, हम चेक करना चाहते हैं कि वाकई में ये डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट है, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे पर्सन जो सबसे पहले आपको बी टाइटन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मांग रही हैं वो बेचारे हैं, वो मारे हुए हैं कहीं ना कहीं स्कैम कॉन्सेप्ट के मारे हुए हैं, आरवाई कॉन्सेप्ट के मारे हुए हैं, और वो 100% को DFI प्रोजेक्ट से आई हुई मेहमान है। जो भी आपसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मांग रहे हैं वो यह बात पक्का मान लीजिए कि वो कोई DFI प्रोजेक्ट करके आ रहा है, स्कैम कॉन्सेप्ट करके आ रहा है, कोई आरवाई प्लान का देखती है जो यहाँ पे बी टाइटन में आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले को आपको ये समझना आवश्यक है कि अब वाकई में डिसेंट्रलाइज होता क्या है। कुछ लोगों ने क्या है कि एक परिभाषा दे दी डिसेंट्रलाइज में कि ओनरशिप रिनाउंस कर दो, ओनरशिप को 0 एड्रेस पर ट्रांसफर कर दो, तो ये कॉन्सेप्ट है वो डिसेंट्रलाइज हो गया। क्योंकि DFI प्रोजेक्ट मार्केट में आजकल लीडर बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं कि देखो इसकी ओनरशिप रिनाउंस है तो ये अब स्कैम नहीं करेगा, क्रिएटर कुछ कर नहीं सकता। लेकिन क्या वाकई में वो क्रिएटर कुछ नहीं कर सकता, क्या वाकई में वो स्कैम नहीं हो रहे? तो वो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये डिसेंट्रलाइज की परिभाषा होती ही नहीं है। अब लीडर्स को दो कुछ बिट्स मैमलम लीडर्स होते ज्यादा एजुकेटेड तो होते हैं नहीं, अब उनको जो चीजें नहीं मार्केट में बता दी जाती है ब्लॉकचेन को लेके वो वही मान लेते हैं कि शायद इसी वो डिसेंट्रलाइज करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आरवाई प्लान जो भी मार्केट में आज के समय में जो आए हैं वो सारे के सारे स्कीम है, या पहले भविष्य में या फ्यूचर में जो आए हैं या भविष्य में आने वाले हैं, सारे के सारे स्कैम होते हैं। जहां पे आपको आरवाई देने की बात होती है, दिल्ली का 1%, दिल्ली का 2%, या महीने का 15%, या महीने का 5%, इवन कोई भी आपको महीने का 2% भी देने का वादा कर रहा है, 1000% नहीं बल्कि मैं 1,00,000% आपको बता रहा हूं कि वो स्कैम ही है और आपके साथ में स्कैम ही करके जाएगा। आरवाई कॉन्सेप्ट स्कैम ही होते हैं और वो स्कैम करने के लिए ही आते हैं। देखिए डिसेंट्रलाइज पे अपन बात आते हैं। तो डिसेंट्रलाइज क्या आपको ये आरवाई प्लानों में बताया जाता है कि डिसेंट्रलाइज है, देखो ओनरशिप इसको अनाउंस कर दिया है, तो क्या ये डिसेंट्रलाइज्ड नहीं? दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये समझने की आवश्यकता होती है कि डिसेंट्रलाइज्ड बोलते क्या है, किसको है, किसको कहते हैं डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट। देखिए सबसे पहले तो आपको डिसेंट्रलाइज की परिभाषा समझ चाहिए। एक्चुअल में डिसेंट्रलाइज इन द सेंस कि आपको कोई डिसेंट्रलाइज यानी कि एक केंद्र बिंदु से किसी शक्ति को छीन के उससे वो शक्ति को एक पब्लिक डिवीजन बना देना या फिर पब्लिक में बांट देना, उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज। हिंदी में बोले तो विकेंद्रीकरण, यानी विकेंद्रीकरण किसको बोलते हैं कि एक केंद्र बिंदु से किसी शक्ति को हटा के उसको पब्लिक में बांट देना, उसको बोलते हैं विकेंद्रीकरण, और इंग्लिश में विकेंद्रीकरण को बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड। तो डिसेंट्रलाइज की परिभाषा ये होती है कि किसी एक पर्सन के पास में उस कॉन्सेप्ट की शक्ति नहीं होती, पब्लिक के पास में उसकी शक्ति होती है, उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज। जो ओनरशिप रिनाउंस कर दिया डिसेंट्रलाइज्ड हो गया। ये DFI प्रोजेक्ट के बताए हुए लीडर्स की बड़ा चढ़ा की बातें हैं और कुछ भी नहीं, उसका मतलब डिसेंट्रलाइज नहीं होता है।
डिसेंट्रलाइज ओनरशिप रिनाउंस के होने के बाद भी प्लान के अंदर जो कोडिंग होती है उसमें कुछ हिडन फंक्शंस ऐसे होते हैं जिसके थ्रू वो कभी भी आपकी लिक्विडिटी को एक्सेस कर सकता है, कभी भी निकाल सकता है। तो ओनरशिप रिनाउंस होने का ये कतई मतलब नहीं है कि वो सिस्टम में वो डिसेंट्रलाइज हो गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आरओए प्लानों में क्या होता है कि यदि किसी कॉन्सेप्ट को बनाने के बाद उसकी ओनरशिप को रिनाउंस कर दिया, या किसी टोकन को बनाया, टोकन को बनाने के बाद उसकी ओनरशिप को रिनाउंस कर दिया, जीरो पे ट्रांसफर कर दिया, तो बोलते हैं कि अब ये डिसेंट्रलाइज हो गया। कतई नहीं होता है। देखिए क्या होता है कि ओनरशिप रिनाउंस होने के बाद भी उस टोकन की सप्लाई तो ओनर के पास में ही है, दूसरा लिक्विडिटी पुल का एक्सेस भी तो ओनर के पास में ही है। यहाँ पे ओनरशिप रिनाउंस होने के बाद में भी यदि लिक्विडिटी पुल का एक्सेस ओनर के पास में है तो वो लिक्विडिटी कभी भी निकाल सकता है, क्योंकि लिक्विडिटी पुल को क्रिएट किसने किया? ओनर ने ही किया। तो ओनरशिप रिनाउंस होने से पहले लिक्विडिटी पुल का भी यहाँ पे बर्न होना बहुत जरूरी होता है। लिक्विडिटी पुल बर्न होने का मतलब होता है कि लिक्विडिटी पुल को भी जीरो पर ट्रांसफर कर दिया है, यानी लिक्विडिटी को भी एक ऐसे 10 पर ट्रांसफर कर दिया है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो फिर वो लिक्विडिटी बर्न हो जाती है, उसको पब्लिक उसमें सप्लाई डाल के सेल करके ही वो लिक्विडिटी को निकाल सकता है, ओनर नहीं निकाल सकता। तो क्या अभी ये रिना मतलब डिसेंट्रलाइज हो गया? क्या अभी भी स्कैम नहीं हो सकता? हो सकता है, अभी भी स्कैम हो सकता है। देखिए ओनरशिप भी जीरो पर ट्रांसफर कर दिया, इसके बाद ये लिक्विडिटी पुल को भी बर्न कर दिया, उसको भी जीरो पर ट्रांसफर कर दिया, तो भी स्कैम हो सकता है। कैसे हो सकता है? यदि टोकन की सप्लाई ओनर के पास में पड़ी हुई है तो वो उस सप्लाई को सेल करके लिक्विडिटी पोर्ट से सारी की सारी लिक्विडिटी निकाल लेगा, राइट। फ्यूचर में, भविष्य में, पास्ट में बहुत से ऐसे टोकन थे जिनकी लिक्विडिटी की सप्लाई ओनर के पास में पड़ी हुई थी, ओनरशिप भी रिनाउंस था, लिक्विडिटी पुल भी बर्न का, लेकिन सप्लाई ओनर के पास में होने की वजह से सारा का सारा स्कैम 5 मिनट में करके निकल गया। तो तीसरी चीज क्या होती है कि ओनरशिप रिनाउंस होना चाहिए, लिक्विडिटी पुल 100% बर्न होना चाहिए, लिक्विडिटी का एक्सेस क्रिएटर के पास में नहीं होना चाहिए। इसके साथ में सप्लाई भी लिक्विडिटी पुल में होना चाहिए, यानी कि इसके जो सप्लाई है वो लोकिंग में होनी चाहिए, क्रिएटर के पास में सप्लाई नहीं होनी चाहिए। तो ये चीजें यदि 100% ड्रॉप्ड है या फिर बर्न है या रिनाउंस्ड है तो फिर वो डिसेंट्रलाइज आप उसको बोल सकते हो, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। या तो ओनरशिप रिनाउंस नहीं होगी, वो ओनरशिप रिनाउंस है तो लिक्विडिटी पुल का एक्सेस क्रिएटर के पास में हुआ, लिक्विडिटी पुल का एक्सेस भी क्रिएटर के पास में नहीं है तो सप्लाई ओनर के पास ही पड़ी हुई होगी। इन तीनों में से एक चीज ओनर के पास में मिलती है और एक चीज भी यदि ओनर के पास में है तो वो आपका यहाँ पे स्कैम करके इजीली निकल जाएगा, राइट। तो सबसे पहले आपको समझना आवश्यक है कि डिसेंट्रलाइज एक्चुअल में बोलते किसको है, ये आना आपको बहुत जरूरी होता है, राइट। सो तो कोई भी पर्सन आपको आके यदि यहाँ पे बिटरेटन पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मांग रहा है तो 1000% तो वो जानता नहीं है यहाँ पे किसी भी क्रिप्टो ब्रोकिंग के बारे में या कोडिंग के बारे में। एक्चुअल में उनको जो स्कैम प्लानों में जो लीडर्स होते हैं, मतलब लीडर्स होते हैं, उनको बड़ा चढ़ा के जो बता देते हैं वही मान लेता है और वही आपसे आके फिर मानता है कि दिखाओ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, राइट। अब देखिए अपन आते हैं बैक टू द टॉपिक, अपने बिटरेटन रहते हैं कि बिटरेटन क्या वाकई में डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट है या नहीं। देखिए डिसेंट्रलाइज्ड कॉन्सेप्ट बिटरेटन है या नहीं उससे पहले इस कॉन्सेप्ट को आपको जानना पड़ेगा। एक्चुअल में ये डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट है या नहीं तभी जान पाओगे जब आप इसके डिस्ट्रीब्यूशन को आप देखो, राइट। सो इसके ओनर ने क्या किया है कि एक यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया BSC स्मार्ट चेन पे एक मैट्रिक्स को बना के, मैट्रिक्स पुल को बना के यहाँ पे डिप्लॉय किया है BSC स्मार्ट चेन पे, ठीक है। और ये आपको क्या है कि ये डिप्लॉय किया गया है इमेटेबल ब्लॉकचेन कोड के थ्रू। इमेटेबल ब्लॉकचेन कोड के थ्रू कोई भी यदि प्रोग्राम यदि डिप्लॉय कर दिया जाए, यानी ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय कर दिया जाए, तो उसके बाद उस मैट्रिक्स को चेंज नहीं किया जा सकता, राइट। यहाँ पे ओनरशिप रिनाउंस है या नहीं उससे मतलब नहीं है। यदि ओनरशिप रिनाउंस नहीं है तो भी यदि इमेटेबल ब्लॉकचेन कोड के थ्रू यदि कोई भी सिस्टम डिप्लॉय किया गया है, कोई भी प्लान डिप्लॉय किया गया है, तो उसको प्लान को चेंज नहीं कर सकते। अलग थिंग चेंज कर सकते हो लेकिन प्लान को, उस मैट्रिक्स को आप चेंज नहीं कर सकते। तो बिटरेटन को क्या किया गया है कि एक का इमेटेबल ब्लॉकचेन कोड के थ्रू बना के इसको BSC स्मार्ट चेन पे डिप्लॉय किया गया है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्या होता है कि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से हो रहा है वो थोड़ा सा आप जानिए, उसके बाद आप खुद डिसाइड कीजिए कि क्या आपके साथ में यहाँ पे गलत हो सकता है। यहाँ पे टोटल 12 स्लॉट्स हैं और 12 स्लॉट्स के अंदर हर एक स्लॉट में, हर एक साइकिल के अंदर यहाँ पे 14 स्पोर्ट है। टोटल 14 स्पोर्ट होते हैं। जैसे पहले स्लॉट है, पहले स्लॉट की पहली साइकिल में 14 स्पोर्ट, दूसरी साइकिल में 14 स्पोर्ट, यानी कि जितनी भी साइकिल चलती हैं पहले स्लॉट की सब में 14 स्पोर्ट है। इसी प्रकार से 12 के 12 स्लॉट में यहाँ पे 14 स्पोर्ट होते हैं हर एक साइकिल के अंदर। अनलिमिटेड यहाँ पे साइकिल्स होती हैं
तो क्या होता है कि पहली साइकिल में तो चौथी और पांचवी आईडी से आपका नेक्स्ट स्लॉट ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाता है। चौथी और पांचवी अमाउंट मिलके आपका नेक्स्ट स्लॉट है वो ऑटोमेटिक अपग्रेड हो जाता है। और दूसरी साइकिल में चूंकि यहाँ पे एक ही बार में क्या होता है कि आपका स्लॉट है वो अपग्रेड होता है, बार बार अपलोड नहीं होना होता। तो फिर नेक्स्ट टाइम जब उसी स्लॉट की दूसरी साइकिल चलती है तो चौथी और पांचवी आईडी का पैसा कहाँ जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या है कि चौथी आईडी का पैसा है दूसरी साइकिल से। अब जितनी भी साइकिल चलेंगी दूसरी साइकिल से उसमें चौथी आईडी का जो पैसा है वो रॉयल पुल और अनप्टे पुल में जाता है और पांचवी आईडी का पैसा आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है। राइट, अब रॉयल पुल में और अनप्टे पुल में जो पैसा जाता है वो चौथी आईडी से ही जाता है, उसका 50% जाता है। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों कि एक जगह जो जाके पैसा इकट्ठा होता है ना वो 12 स्लॉट तक, 12 स्लॉट की हर एक साइकिल, किसी भी स्लॉट की किसी भी साइकिल यानी पहली साइकिल के बाद में जितनी भी साइकिल्स यहाँ पे रिपीट होती हैं तो उसमें से चौथी आईडी का पैसा ही जाके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे होल्ड होता है। बाकी किसी भी आईडी का पैसा होल्ड नहीं होता है, वो इंस्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। यानी कि इधर से पैसा लगा है और वो पैसा किसी न किसी पर्सन के पास मिल जाता है, वो कंपनी के पास वो पैसा नहीं जाता है। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मैं आपको बता दूं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टोटल कंपनी के 6 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, 4 रैंक के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, एक एनपी कुल का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है और एक यहाँ पे मैट्रिक्स का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अब 6 किट्स है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे जो पैसा जाके होल्ड हो रहा है वो ओनली और ओनली यहाँ पे 4th आईडी से हो रहा है। इसके अलावा किसी भी साइकिल में, किसी भी नोट की किसी भी साइकिल में कोई भी पैसा कंपनी के पास या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे कोई भी होल्ड नहीं हो रहा, सिर्फ चौथी आईडी का पैसा होल्ड होता है। वो पहली साइकिल की भी बात करें तो चौथी और पांचवी आईडी जो मिलकर अपन नेक्स्ट रोड बाई होता है तो उसमें भी चौथी आईडी का पैसा होल्ड होता है। कब तक होता है? जब तक आपके पांचवी आईडी नहीं आती, क्योंकि चौथी और पांचवी मिल गया अपन नेक्स्ट रोड बाई होता है तो आपकी चौथी और पांचवी आईडी जब तक नहीं आती तब तक आपका चौथी आईडी पे पैसा वो होल्ड होता है, तब तक ही होल्ड रहता है। तो यहाँ पे कोई भी स्लॉट की, चाहे आप पहला स्लॉट से लेके 12वें स्लॉट तक की कोई भी साइकिल्स में सिर्फ और सिर्फ चौथी आईडी का पैसा होल्ड होता है, बाकी कोई भी पैसा होल्ड नहीं होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे। ये ध्यान देने वाली बात है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप कैलकुलेशन को समझिए। कैलकुलेशन को आप समझ गए तो उसके बाद आपको डिसाइड कर पाओगे कि ये कंपनी आपके साथ में कुछ कर सकती भी है या नहीं, क्या ये वाकई में डिसेंट्रलाइज्ड है या नहीं। इनपुट क्या होता है कि यहाँ पे चौथी आईडी का पैसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे होल्ड होता है, बाकी इसके अलावा कोई भी पैसा वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे होल्ड नहीं होता है, जैसे मैंने आपको बताया। अब कंपनी के पास भी पैसा कहाँ से जाता है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। कंपनी के पास में जो भी पैसा जाना होता है 14 के स्ट्रक्चर के अंदर, वो मैं आपको बता दूं कि कंपनी के रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग कोई व्यक्ति काम नहीं करता। इन द सेंस यहाँ पे ऑटो स्पिल और एक्टिवेट करने के लिए 2 मेंबर का लाना जरूरी होता है, यानी 2 मेंबर की आईडी आपके नीचे एक्टिव होना जरूरी होता है, तभी आपका ऑटो स्पिल और एक्टिवेट होता है, अदरवाइज नहीं होता है। सो कोई भी मेंबर आता है और ऑटो स्पिल और एक्टिवेट नहीं है उसका और नीचे कोई आईडी लगना उसके स्टार्ट हो चुकी है तो ये सारा का सारा पैसा कंपनी को चला जाता है। यानी कंपनी के रूल रेगुलेशन को यदि कोई फॉलो नहीं करता है तो ये पैसा कंपनी हो जाता है, जो कंपनी फेयर तरीके से ले रही है और कंपनी की आईडी है वो 1 नंबर है। यानी ये सबसे ऊपर जो आईडी लगी हुई है वो कंपनी की आईडी है। तो प्लान के थ्रू जो पैसा जाना होता है, यानी कि वर्ल्ड वाइड जितनी भी कम्युनिटी बन रही है वो 1 नंबर आईडी के नीचे ही बन रही है। तो प्लान के थ्रू भी कंपनी के पास में अच्छा खासा पैसा जा रहा है क्योंकि कंपनी की आईडी वो 1 नंबर पे लगी हुई है। पहला पैसा जो कंपनी के पास में जाता है। दूसरा, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी यदि फॉलो नहीं करता है कंपनी के रूल रेगुलेशन को, 2 यदि डायरेक्ट स्पॉन्सर नहीं करता है तो ऑटो स्पिल एक्टिवेट नहीं होता है तो वो पैसा भी कंपनी को चला जाता है। 3 नंबर पैसा कहाँ से जाता है? देखिए क्या होता है, आप हर एक साइकिल में 7वीं आईडी का पैसा आपके फर्स्ट डाउनलाइन को जाना होता है। वो यदि आपके फर्स्ट डाउनलाइन ने 2 डायरेक्ट स्पॉन्सर नहीं कर रखे हैं तो ये पैसा भी कंपनी को चला जाता है। यानी आपके स्ट्रक्चर की हर एक स्लॉट की हर एक साइकिल की 7वीं आईडी का पैसा है वो जाना होता है आपकी फर्स्ट डाउनलाइन को। फर्स्ट डाउनलाइन ने भी 2 डायरेक्ट स्पॉन्सर नहीं कर रखे हैं तो ये पैसा चला जाता है कंपनी को। उसके बाद आपके स्ट्रक्चर की जो 10वें नंबर की जो आईडी है उसका पैसा जाना होता है यहाँ पे आपकी सेकंड डाउनलाइन को। और सेकंड डाउनलाइन ने भी 2 डायरेक्ट स्पॉन्सर नहीं कर रखे हैं तो ये पैसा भी चला जाता है कंपनी को। इसके बाद 13वीं आईडी का पैसा आपका जाता है आपकी फर्स्ट डाउनलाइन के फर्स्ट मेंबर को। यदि आपका फर्स्ट डाउनलाइन के फर्स्ट मेंबर ने भी 2 डायरेक्ट स्पॉन्सर नहीं कर रखे हैं तो ये पैसा भी चला जाता है कंपनी। तो आप सोच के देखिए कि कंपनी को कहाँ से पैसा जाना है। ठीक, जैसे मैंने आपको बताया कि पहला पैसा प्लान के थ्रू जा रहा है जो कि कंपनी की 1 नंबर आईडी लगी हुई है। दूसरा पैसा जा रहा है कंपनी के रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो है ऑटो स्पिल और एक्टिवेट नहीं करता, उसके नीचे टीम बन रही है तो उस आईडी को जो पैसा जाना होता है वो कंपनी को जाता है। इसके बाद 7वें नंबर से कंपनी को पैसा जा सकता है यदि आपके डाउनलाइन ने 2 डायरेक्ट स्पॉन्सर नहीं कर रखे हैं। इसके बाद 10वीं आईडी से जा सकता है
उसके बाद आपकी 13वीं आईडी से पैसा जा सकता है। इसके अलावा और पैसा, सबसे बड़ा जो पैसा कंपनी को जा रहा है वो कहाँ से जा रहा है सोच के देखिए आप, मैं बताता हूँ आपको, देखिए कैलकुलेशन कीजिएगा आप। यदि आप दूसरे स्लॉट में पहुंचते हो या तीसरे स्लॉट में पहुंचते हो, तो मान लीजिए कि आपकी तीसरे स्लॉट की पहली साइकिल चल रही है भाई, तो तीसरे स्लॉट में आपकी 7वें नंबर की आईडी आती है। तीसरे स्लॉट की साइकिल में आपके 7वें नंबर की आईडी आती है, अब वो जाती है आपकी फर्स्ट डाउनलाइन को 7वें नंबर से। तीसरे स्लॉट की इनकम है जो कि 0.04 BTC है। हम आपका फर्स्ट डाउनलाइन यदि सेम स्लॉट में नहीं है, यदि वो तीसरे स्लॉट में नहीं है, तो ये पूरा का पूरा पैसा कंपनी को चला रहा है। कितना आता है? 0.04 BTC। तीसरे स्लॉट की इनकम जा रही है कंपनी को, सोच के देखिए कि कितनी बड़ी इनकम होती है। इसी प्रकार से यदि आपका 10वीं आईडी यानी कि आपके तीसरे स्लॉट की 10वीं आईडी आती है आपके स्ट्रक्चर में, वो पैसा जाना होता है आपकी सेकंड डाउनलाइन को। सेकंड डाउनलाइन का भी सेम स्लॉट ओपन नहीं है, तो ये पैसा भी कंपनी को चला जाता है। इसके अलावा 13वीं आईडी का पैसा आपके फर्स्ट डाउनलाइन के फर्स्ट मेंबर को जाना होता है, और यदि आपके फर्स्ट डाउनलाइन का फर्स्ट मेंबर भी तीसरा स्लॉट अभी तक ओपन नहीं है, तो ये पैसा भी जा रहा है कंपनी को। और मैं आपको बता दूं कि ये बहुत बड़ा पैसा है जो कंपनी को जा रहा है, क्योंकि सेम स्लॉट में बहुत कम ऐसे मेंबर, ओनली 10% मेंबर ऐसे हैं जिनके फर्स्ट डाउनलाइन, सेकंड डाउनलाइन या फिर फर्स्ट डाउनलाइन का फर्स्ट मेंबर सेम स्लॉट में अभी बैठा हुआ है, और लोग यहाँ पे दूसरे तीसरे चौथे स्लॉट में जा रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ, इस वजह से कंपनी के पास में यहाँ से बड़ा पैसा जा रहा है। चौथे स्लॉट की इनकम भी कंपनी को जा रही है, 5वें स्लॉट की इनकम भी कंपनी को जा रही है। अब कंपनी को, जैसे मैंने आपको बताया कि कितनी जगह से पैसा जा रहा है, और वो तो फेयर तरीके से जा रहा है, जो कंपनी आपसे बोल के ले रही है, कोई स्कैम नहीं है, फेयर तरीके से बताया हुआ प्लान के अकॉर्डिंग जो पैसा ले रही है वो मैं पैसा आपको बता रहा हूँ। अब आपको मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, कंपनी के रॉयल पुल और अनअप्टे पुल में या फिर कंपनी के 6 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे 6 के 6 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे जो पैसा अवॉर्ड होता है वो ओनली चौथी आईडी से होता है। इसके अलावा पूरी साइकिल में जितने भी स्लॉट्स है, उसके किसी भी साइकिल में चौथी आईडी के अलावा कंपनी के पास में पैसा नहीं जाता है, सिर्फ चौथी आईडी का पैसा जाता है। और चौथी आईडी में से भी मैं आपको बता दूं कि 50% एनएफटी पुल में आता है, 50% रैंक रिवार्ड पुल में जाता है। वो रैंक रिवार्ड पुल हर महीने की 21 तारीख को डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाता है, हर महीने की 21 तारीख को डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाता है। तो कंपनी के पास अल्टीमेटली कोई पैसा बचता ही नहीं है, एनएफटी पुल में बचा रहता है। और वो भी सिर्फ मन जैसे बताया कि फोर्थ जो चौथी नंबर की आईडी है उसका 50% ही। इसके अलावा इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जो पैसा होल्ड होता है वो आपकी पहली साइकिल में जो स्लोड अपग्रेड होने होते हैं चौथी और 5वीं से। तो चौथी आईडी का पैसा होल्ड होता है, वो कब तक होता है? जब तक आपकी 5वीं आईडी नहीं आती तब तक। जैसे 5वीं आईडी आई तो वो पैसा दोनों यानी चौथी और 5वीं का मिलकर आपका नेक्स्ट स्लॉट अपने आप अपग्रेड हो जाता है। तो यहाँ पे जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट 6 के 6 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसके ऊपर जो पैसा होल्ड होता है वो सिर्फ और सिर्फ चौथी आईडी से होता है, चाहे स्लॉट अपग्रेड होने के लिए होने वाला पैसा हो और चाहे एनएफटी पूल या रैंक या रॉयल में जाने वाला पैसा हो। तो सिर्फ चौथी आईडी के अलावा और कोई भी पैसा भी रिटर्न में होल्ड नहीं होता है, राइट। और कंपनी को इनकम कहाँ से जा रही है एक बार अच्छे से मैं आपको बता देता हूँ। कंपनी को जो इनकम जा रही है वो यहाँ पे 1 नंबर आईडी कंपनी लगी हुई, तो प्लान के थ्रू यानी कि जितने भी वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी बन रही है वो 1 नंबर आईडी के नीचे बन रही है, तो प्लान के थ्रू कंपनी के पास से पैसा जा रहा है पहला। दूसरा, कंपनी के रोल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग वो काम नहीं कर रहा है, जैसे किसी ने अपना आउटपोस्ट फ्लोर एक्टिवेट नहीं कर रखा है, 2 डायरेक्ट हमसे नहीं कर रखी है, तो उसके नीचे जो भी आईडी लगती है और उसको जो पैसा आना होता है वो भी कंपनी के पास से बढ़ता है 2 नंबर का पैसा, राइट। यानी कि 2 नंबर यानी कि दूसरे नंबर का जो पैसा जाता है वो तीसरे नंबर का पैसा पहुंच जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि पहली आईडी आपके जो स्ट्रक्चर में 7वीं आईडी होती है वो आपकी फर्स्ट डाउनलाइन में जाना होता है, फर्स्ट डाउनलाइन ने डायरेक्ट स्पॉन्सर नहीं कर रखी है तो कंपनी को जाता है। इसी प्रकार से 10वीं आईडी का पैसा जाता है कंपनी, वैसे प्रकार से 13वें नंबर की आईडी का पैसा जाता है कंपनी को। चौथे नंबर पे यदि कोई भी आके जो नेक्स्ट स्लॉट बाई होते हैं अपग्रेड होते हैं उसके बाद सेम स्लॉट पे आपकी दूसरे नंबर की आईडी, आपकी पहले नंबर की आईडी और आपकी फर्स्ट डाउनलाइन की फर्स्ट मेंबर की आईडी सेम स्लॉट में नहीं है, तो जितने भी स्लॉट आगे चलेंगी उन सब स्लॉट से 7वें नंबर, 10वें नंबर और 13वें नंबर से कंपनी के पास पैसा जाता है। चाहे वो चौथे स्लॉट का पैसा हो, चाहे वो 5वीं स्लॉट का पैसा हो, चाहे वो 6ठे स्लॉट का पैसा हो, चाहे वो 12वीं स्लॉट का पैसा हो। और होल्ड कौन सा होता है? सिर्फ और सिर्फ चौथे नंबर का पैसा कंपनी के पास में, यानी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे होल्ड होता है, इसके अलावा कोई भी पैसा होल्ड होता ही नहीं है। अब एक कैलकुलेशन में बताता हूं ओवरऑल जो कंपनी को पैसा जा रहा होता है आपकी हर एक साइकिल से, आपके हर एक स्लॉट से, तो एक अनुमान के तौर पे एक एवरेज कैलकुलेशन में आपको बताता हूं कि कंपनी के पास में पर ने पैसा जा रहा होता है $1000 और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे होल्ड हो रहा है वो हो रहा है लगभग मान लीजिए कि $1000 कितनी 50% पैसा मान लेते हो। हालांकि इसमें भी काफी वो है कि इसमें कंपनी के पास में ज्यादा पैसा जा रहा है, लेकिन होल्ड जो हो रहा है ना उससे ज्यादा पैसा कंपनी के पास में जा रहा है। लेकिन मैं एक एवरेज आपको मान लेता हूँ आपकी संतुष्टि के लिए बोलता हूँ
कि यहाँ पे 50% पैसा वो कंपनी के पास है और 50% पैसा है वो होल्ड हो रहे। आप सोच के देखिए कि जिस कंपनी को $10,000 की इनकम पर डे आ रही है, $10,000 की इनकम पर डे आ रही है, और जो कंपनी के पास में सिर्फ और सिर्फ चौथी आईडी से जो पैसा जाके होल्ड हो रहा है, वो पैसा मान लीजिए कि $1,000 है और कंपनी के पास में जो पैसा जा रहा है वो $1,000 है। तो क्या वो $1,000 कंपनी का दिल लेके भागेगी? और वो भी सिर्फ 1 महीने के लिए होल्ड हो रहा है। यानी कि आप रॉयल पूल वाला जो पैसा है वो सिर्फ हर महीने के किस तरीके तो डिस्ट्रीब्यूशन हो ही जाता है। तो 1 महीने में आपको जो पैसा होल्ड हो रहा है मान लीजिए कि $30,000 और कंपनी को पर डे आ रहा है $1,000। तो कंपनी को यदि $1,000 पर डे आ रहा है तो वो क्या आपका $30,000 लेके कभी बचेगी, कभी स्कैम करेगी? इसके अलावा तो कोई पैसा जा भी नहीं रहा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर होल्ड भी नहीं हो रहा। सो कंपनी के पास में कंपनी अपने पैरों पे कभी कुल्हाड़ी मारेगी। यानी कंपनी के पास में आज सिर्फ और सिर्फ चौथी आईडी से जो पैसा जा रहा है, मैं आपको ये भी बता दूं ये कैलकुलेशन भी मार्क किए हुए, यानी कि आपके संतुष्टि के लिए बोल रहा हूँ। अदरवाइज मैं आपको बता दूं भी कंपनी को $1,000 जा रहा होता है तो जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जो चौथी आईडी से पैसा फॉरवर्ड होता है ओनली $200 ही होता है और कंपनी के पास में $1,000 जा रहा है। तो $1,000 छोड़ के वो क्या वो $200 के लिए स्कैम करके जाएगी? आप सोचने वाली बात है। अब लोग बोलते हैं कि यहाँ पे $1,00,000 पड़े हुए हैं। कौन से पड़े हुए हैं? जो पहले साइकिल में जब चौथी आईडी का पैसा जो होल्ड होता है जब तक 5वीं आईडी नहीं आती है तब तक वो वाला पैसा लगभग यहाँ पे $1,00,000 कंपनी के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर वो लेके बचे। जैसे DFI पे तक के जो मेहमान आते हैं ना जो बताते हैं डिसेंट्रलाइज या मसीब नाम से, वो लोग यहाँ पे आके बोलते हैं कि ये चौथी आईडी का जो पैसा है वो होल्ड हो रहा है और वो $1,00,000 के समथिंग वहां पे दिखा रहा है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कंपनी कभी भी लेके बचेगी। अरे भाई, जिस कंपनी के पास में यदि $1,00,000 यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे होल्ड हो रहा है वो और $5,000 पर डे यदि कंपनी के पास में आ रहा है तो क्या वो $1,00,000 लेके भागेगी? उसके लिए वो $5,000 पर डे वाले बड़े हैं या वो $1,00,000 यहाँ पे $1,00,000 से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे पड़े हुए हैं वो बड़े हैं? सोच के देखिए, सोचने वाली बात है। दूसरा मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए कि कंपनी ने यदि वो $1,00,000 लेके भी भाग गई, यानी कि देना बंद कर दिया, तो अगले ही दिन यानी कि आईडी लगेगी 5वीं तो किसी का यहाँ पे स्लॉट अपग्रेड ही नहीं होगा और स्लॉट अपग्रेड नहीं होगा तो लिरस को पता लगेगा कि यहाँ स्लॉट अपग्रेड नहीं हो रहे हैं। राइट, स्लॉट अपग्रेड नहीं मतलब दूसरे दिन यहाँ पे आईडी लगना बंद हो जाएगी। कोई भी आगे आईडी जलाई गई नहीं और जब आईडी कोई लगाई गई नहीं तो कंपनी का प्लान खत्म, कंपनी खत्म और जो कंपनी को यहाँ पे डेली अर्निंग हो रही है वो भी खत्म। असंभव बात है, ये असंभव बात है कि कंपनी ऐसा करेगी कि आपका $1,00,000 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे वो लेके बगेगी। ऑलरेडी कंपनी के पास मेरी $5,000 पर डे जा रहा है तो आपका $1,00,000 कभी भी वो लेके नहीं भागने वाली। और इसी एवरेज में आप कैलकुलेट कर लीजिएगा यदि $2,00,000 यदि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होल्ड होगा तो $10,000 पर डे कंपनी को जा रहा होगा। यदि 3,00,000 यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होल्ड होगा तो $15,000 पर डे कंपनी को जा रहा होगा और यदि 4,00,000 यहाँ पे होल्ड होगा तो $20,000 कंपनी को पर डे जा रहा होगा। और इतना बड़ा अमाउंट मैं छोटा बता रहा हूँ, मुझसे भी बड़ा पैसा कंपनी को जा रहा होगा और यदि इतना बड़ा अमाउंट कंपनी को जा रहा हुआ तो वो कंपनी आपके जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे ओनली जो थी का जो पैसा पड़ा हुआ है वो लेके कभी जाएगी? असंभव बात है। ये आप खुद कैलकुलेट करके देखिए। आपको किसी बताने से या कहने से किसी को कुछ नहीं मानना, ना मेरी बात मानना। आप खुद तसल्ली से इस प्लान को, इस मैट्रिक्स को समझिए, इसकी कैलकुलेट कीजिए और कैलकुलेट करने के बाद यदि आपको ये चीजें समझ में आए देन आप डिसाइड करना कि वाकई में चाहिए कंपनी आपके साथ में तभी गलत करेगी। और मैं आपको बता दूं कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है कि कंपनी के पास में इतना बड़ा पैसा जा रहा है तो कंपनी को नहीं देना चाहिए, इतना बड़ा पैसा नहीं लेना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि यदि पैसा ले रही है कंपनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी क्रिएटर के पास में जो पैसा जा रहा है फेयर तरीके से जा रहा है, फेयर तरीके से आप बोल के ले रहा है तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। यदि कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं 7वीं आईडी का पैसा वही नीडस के पास जाना चाहिए, 10वीं का भी जाना चाहिए, 13 का भी जाना चाहिए, यदि ऐसा होगा, यदि कंपनी के पास में पैसा नहीं जाएगा तो भैया क्रिएटर फिर कोई ना कोई रास्ता देखिएगा पैसा लेने के लिए, कुछ हिडन फंक्शंस लगाएगा और हर दूसरे तीसरे महीने में नए प्लान चेंज करके लेके आएगा। जैसे डिसेंट्रलाइज्ड कंज्यूम मेटाफोर्स, फोर्साज, ईमेलाडो लेके आता है ना आपके लिए हर तीसरे महीने, हर साल में, हर 6 महीने में प्लान चेंज करता रहता है। तो यदि आपको सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, कंपनी पैसा नहीं लेगा तो वो प्लान भी आपको रोज रोज चेंज का करके देता रहेगा। राइट, सो यहाँ पे शक्ति है वो पूरी की पूरी किस्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गई है, पब्लिक के पास में डिस्ट्रीब्यूशन हो गई है, ओनर के पास में कोई किसी प्रकार की कोई शक्ति नहीं है। क्योंकि शक्ति जो ओनर के पास में तब होएगी जब कंपनी का पैसा या फिर पब्लिक का पैसा कंपनी के पास में होल्ड हो रहा हो, या तो इंस्टेंट जैसे आपकी आईडी लगती है तो किसी न किसी पर्सन के पास में पहुंच रहा होता है और उसमें से ही
कुछ परसेंटेज के रूप में कंपनी के पास में फेयर तरीके से यहाँ पे जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी के प्लान के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा, वो जा रहा है, वो 7 UID 10 UID शेम्स रोड में नहीं है, तो फिर वहां से जा रहा है और प्लान के थ्रू पैसा कंपनी को जा रहा है। तो ऑलरेडी कंपनी के पास मेरे इतना बड़ा पैसा जा रहा है, तो कंपनी को कोई आपको स्कैम करने का इसके बारे में वो कार्ड भी नहीं। और जो लोगों को लगता है कि प्लान में चेंज हो जाएगा, देखो ओनरशिप अनाउंस नहीं होने से कभी कोई प्लान चेंज नहीं होता है, यदि वो इम्यूटेबल ब्लॉकचेन कोड के थ्रू बना हुआ है, राइट। और दूसरी बात मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि कुछ लोग बोलते हैं कि कॉपी प्लान आ गए, उसके अंदर ये कर दिया, ओनरशिप अनाउंस कर दी। देखिए सर, कुछ भी कोई ओनरशिप अनाउंस नहीं हो पाया। देखिए यहाँ पे डेवलपर का यहाँ पे ओनरशिप अनाउंस होना, क्रिएटर का ओनरशिप अनाउंस होना, और यहाँ पे जिस जो मालिक का जो ओनर है उसका ओनरशिप अनाउंस होने में फर्क होता है। जो भी आपके यहाँ पे कॉपी प्लान आए हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ डेवलपर के जो ओनरशिप है वो अनाउंस हुई है, डेवलपर की ओनरशिप अनाउंस हुई है, या फिर ओनर के ना ओनरशिप अनाउंस हुई है, वो अभी भी है। वो एक नंबर आइडिया बुकिंग करके दे दीजिए, आपका एड्रेस आ जाएगा। जितने भी कॉपी प्लान बने हुए हैं तो किसी की ओनरशिप वहाँ पे अनाउंस नहीं होती है। फोटो से हम आपको बता दो कि आज तक जितने भी कॉपी प्लान मार्केट में आए हैं किसी भी कॉन्सेप्ट के, आज तक ये हिस्ट्री के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने भी MLM के अंदर जितने भी कॉपी प्लान आए हैं वो कभी भी सक्सेस नहीं हुए हैं। यदि आप कॉपी प्लान की तरफ जा रहे हो भी, देखो उस प्लान ने इससे बेटर बना दिया, वो प्लान कभी भी, क्योंकि कम्युनिटी एक बार जिस कॉन्सेप्ट की तरफ मूव कर लेती है तो फिर कम्युनिटी उस सीधे साथ में ज्वाइन होती है, वो भले कितने कॉपी प्लान आती रहे। कॉपी प्लान के अंदर कोई कम्युनिटी जाती ही नहीं है, जिस प्लान में माहौल बनता है हमेशा कम्युनिटी वहीं पे जाती है, उसी प्लान के साथ में काम करती है। माहौल अभी इस प्रकार का देखिए, ये प्लान लेचे कौन आया, बी टाइटन ने किया है। सबसे पहले मैं सैल्यूट करता हूँ उस ओनर को जो उसने इस प्रकार का दिमाग लगाया, क्रिएट किया। आप कॉपी करने वाले तो आप भी कॉपी कर सकते हो, सर 5,000 रुपए लगते हैं, कॉपी कर लो, डाल दो। कॉपी करने से कुछ नहीं होता है, उसका विजन भी होता है, एक क्रिएटर का विजन होता है कि कंपनी को कहाँ तक लेके चलना है, कम्युनिटी को कहाँ तक लेके चलना है, और कैसे पैसा अपन वो कमाना है, कैसे कम्युनिटी को कमवा के देना है। तो एक विजन होता है, विजन के साथ में लोग जुड़ते हैं, कॉपी प्लान के साथ में यूज कोई नहीं जुड़ता है। हाँ, कॉपी प्लान तो कोई भी मार लेगा, कोई भी कर लेगा, और तो से कोई भी मार्केट में और अच्छा प्लान आएगा तो वो उसको भी कॉपी कर लेगा कि वो उधर चला जाएगा, इसको छोड़ के उधर चला जाएगा। तो जो कॉपी कर रहा है उसके ऊपर आप बिलीव कैसे कर सकते हैं? इस दुनिया का सबसे स्टूपिड पर्सन मैं उसको बोलता हूँ जो कॉपी प्लान में जाता है। वो जिंदगी में कभी किसी कॉन्सेप्ट में पैसा नहीं कमा सकता, क्योंकि कॉपी प्लान आज तक कभी इतिहास में चलेगी नहीं। आज तक जितने भी प्रोजेक्ट आए हैं मार्केट में, वो जो अलग लेके आता है, एक विशेष लेके आता है, एक अलग कॉन्सेप्ट लेके आता है, वही मार्केट में चलता है। कॉपी प्लान आज तक इतिहास में कभी चले ही नहीं, तो आगे कैसे चल जाएंगे?